आज हम एक ऐसे मंच पर बैठे हैं जहां पर पढ़ाई और करियर की बात होती है। इस मंच के माध्यम से आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू करेंगे जिन्होंने अपने करियर में अपने लक्ष्य को पाया है और उन्होंने जो मुकाम तय किया था उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आज इस साक्षात्कार की श्रृंखला की पहली कड़ी और इस शुरुआत के मौके पर हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर तेजपाल ध्रुव जी हैं। सारी बातचीत आपसे करेंगे तेजपाल जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके बचपने से। आपका बचपना कहाँ बीता है और किस तरह से पूरी पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और इस संस्था को भी, क्योंकि मेरी मातृ संस्था है। मैंने अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है इसी संस्था से प्रारंभ की थी। अब रही बात बचपन की, तो मेरा घर का जो पारिवारिक माहौल था लगभग अनुशासित माहौल था, क्योंकि पिताजी मेरे पुलिस में थे और कहीं ना कहीं सिविल सेवा में आने की जो प्रेरणा उन्हीं को देख के आ गई थी कि करना है लाइफ में कुछ अच्छा। तो अनुशासित माहौल था शुरू से। पिताजी भी बहुत डिसिप्लिन में रखते थे हमको और पुलिस में होने के कारण उनके ट्रांसफ़र भी बहुत इधर उधर होते थे। तो मेरे भाइयों की जो एजुकेशन है वो लगभग डिफरेंट स्कूलों में, मतलब उसमें विविधता रही है हमारी शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में भी, माध्यमिक में भी और हायर सेकेंडरी में भी। अच्छा, उच्च शिक्षा को लेकर जानना चाहेंगे कि आपने उच्च शिक्षा किन विषयों में पाई है? मैंने बीएससी किया हुआ है, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने पीजीबी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है। तो ये जो पीएससी की तरफ आपका झुकाव हुआ या रुझान हुआ, ये कब ऐसा मौका आया या कोई ऐसा इंसिडेंस जब आपको लगा कि मुझे डिप्टी कलेक्टर या प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना है? आमतौर पर हर एक युवा वर्ग यही सोचता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करे, कुछ अच्छा, मतलब एक अच्छा अपना करियर के साथ साथ वो चाहता है कि उसे हर उस मुकाम पर सफलता मिले, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। मेरे साथ ऐसा था बिकॉज मैं खेलने में भी बहुत अच्छा था। मेरी खेल की भी अभिरुचि बहुत अच्छी थी। पहले तो मैं चाहता था कि मैं अपना स्पोर्ट्स में ही करियर बनाऊँ, बट हाँ, धीरे धीरे जब अपने साथियों के साथ पढ़ते पढ़ते और मुझे लगा कि प्रशासन, स्पेशली सिविल सेवा, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विविधताएं बहुत ज़्यादा है। मतलब इस पे मैं किसी एक वर्ग की ओर ना ध्यान देकर हर उस वर्ग के लिए काम कर सकता हूँ जिसमें सभी का फायदा हो, चाहे वो देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे नागरिकों का हो। तो इस सोच को मैं पहले से ही, कॉलेज के दिनों से ही थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी चीज़ों के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। और चूंकि मेरे हॉस्टल्स के सीनियर, कॉलेज के सीनियर सब पहले से तैयारी कर रहे थे और घर में ही माहौल था, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में तैयारी करने वाले पहले से ही थे सिविल सर्विस की। तो इन सब फैक्टर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी तैयारी करूं। फिर मैंने अपना जो कॉलेज स्टडी खत्म करने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो युवा अभ्यर्थी देख रहे हैं, उन तक आपके ज़ुबान से ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि अब तक कौन कौन से एग्ज़ाम आपने क्लियर किए हैं? सबसे पहले जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया तो उस दौरान ये 2015 का साल था। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करने की सोची कि अब तैयारी की जाए, कुछ करना है तो लाइफ में। अब उसी दौरान मुझे शिक्षाकर्मी की नौकरी सबसे पहले लगी, टीचर की, प्राइमरी स्कूल की टीचर की सबसे पहले मुझे लगी। तो वो एक शासकीय सेवा में आने का मेरा सबसे पहला अनुभव था। तो मैंने सोचा कि एक बार देखा जाए कि ये जो शासकीय तंत्र है काम कैसे करता है, इसके बेस क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, इस पे देखा जाए करके मैंने वो ज्वाइन किया। कुछ दिन ज्वाइन करने के बाद, कुछ समय करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हाँ, अभी और आगे तैयारी करनी है। चूंकि वो शिक्षा का क्षेत्र था, ऑलरेडी स्कूल से जुड़ा हुआ था, तो पढ़ने की जो ललक थी वो तो थी। उसके बाद फिर मैंने 2015 का जो नोटिफिकेशन है पीएससी का, वो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया। इसी उड़ान संस्था से मैंने तैयारी प्रारंभ की थी पहले। तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली और 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और उस दौरान मेरी पोस्टिंग जो थी आरंग में थी, आरंग तहसील में ही, रायपुर जिले के पास आरंग तहसील, वहाँ वो भी जॉब मैंने 6 से 7 महीने किया। स्पेशली उस जॉब को करने के दौरान मुझे प्रशासन की गहराई समझ में आई कि सच में प्रशासन उन बहुभुजों के जैसा है जिसमें किसी एक के ऊपर झुकाव नहीं है, सभी भुजाएं, सभी आर्म्स उसके बैलेंस्ड हैं। तो इतनी संतुलित चीज़ों के लिए बहुत गहराई के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ तैयारी करनी होगी। और मैंने सोचा कि यार जॉब में तो रहना मुश्किल है, बिकॉज मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा ना तो जॉब के साथ ना तो पढ़ाई के साथ। तो मैंने सोचा कि एग्जाम दिया जाए और जॉब छोड़ा जाए। तो जनवरी का महीना था, 2018 की बात है ये। 2018 जनवरी मैंने जॉब रिजाइन किया और उसके बाद जो मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर मैंने डिफरेंट एग्जाम क्रैक किए। जैसे उसी साल 2018 का मैंने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ACF फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम क्लियर किया। फिर उसके बाद मैंने 2018 में PSC का CDPO पोस्ट क्लियर किया। उसके बाद मैंने UPSC अटेम्प्ट भी दिया, 2 बार मेंस लिखा मैंने उसमें। उसके बाद
2020 का मैंने CAPF यूपीएससी CAPF क्लियर किया और अभी 2020 में मैंने CGPSC में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट भी क्लियर तो किया। हम कह सकते हैं कि तेजपाल जिस तरह का नाम है वो उस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आप अपने लक्ष्य की ओर जी, अभी भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयास जारी है। तो फिलहाल तो आप डिप्टी कलेक्टर हैं, तो लक्ष्य आपका क्या है? जी, और हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है कि वो अपने पोस्ट को अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहता है, मेहनत से, ईमानदारी से, प्रयास से। IAS बनना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, तैयारी करने का मौका है और अभी समय है तो हम बेशक तैयारी करेंगे उसके लिए भी। तो तैयारियों की जो बात हो रही है जी, अगर हम फोकस करें CGPSC को ही, तो ये इसकी रणनीति कैसे रही है आपकी, और कैसे ही पहले अटेम्प्ट में नायब तहसीलदार, फिर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक आप डिप्टी कलेक्टर तक पहुंच गए हैं, तो ये रणनीति, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो युवा अभ्यर्थी हैं, तो उन तक बताने के लिए किस तरह की रणनीति? सबसे पहले तो अगर रणनीतियों पर चर्चा की जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, ये केवल मैं PSC की बात नहीं कहना चाहूँगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा व्यापम की हो, चाहे वो PSC जैसी संस्था की हो, चाहे वो UPSC संस्था की हो, चाहे वो SSC की हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फैक्टर है उसका सिलेबस, कि उस एग्जाम का सिलेबस कैसा है। दूसरा उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि उस एग्जाम का नेचर कैसा है। तो अगर आप उस एग्जाम के नेचर को समझते हुए उसके सिलेबस को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। मैंने जब पहली बार 2015 का जो नोटिफिकेशन था उसका एग्जाम 2016 में हुआ, जब मैंने पहली बार PSC दिया तो मैंने PSC के नेचर को समझा, बिकॉज 2018 में सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैंने दोनों सिलेबस को 2016-17 के भी और 2018-19-20 के दोनों सिलेबस को मैंने दिया एग्जाम। उस दौरान मेरी रणनीति ये थी, मैंने पहले एग्जाम के नेचर को समझा। तो उस समय जो मैथ्स और साइंस होते थे वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। 200 नंबर का मैथ्स होता था, 200 नंबर का साइंस होता था, लैंग्वेज होते थे 200 नंबर के, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता था। और चूंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बहुत टॉप रैंक मारूं या बहुत मतलब डिप्टी कलेक्टर का ही पोस्ट लूं। मैंने सोचा था एक बार एग्जाम क्रैक कर लूं, एग्जाम क्रैक करने के बाद देखा जाएगा आगे जो भी होगा। तो मैंने उस रणनीति से तैयारी चालू की कि मुझे एग्जाम क्रैक करना था। तो उस दौरान फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहला इसमें ये काम किया, एग्जाम के नेचर को समझने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद मैंने उस क्वेश्चन पेपर का मिलान किया सिलेबस के साथ कि सिलेबस के किन पहलुओं को ज्यादा फोकस किया गया है और ऐसे कौन से पहलू हैं जो आगे आने के लिए तैयार हैं इस एग्जाम के नेचर में। तो मैंने वैसी तैयारी चालू की। जब 13 अप्रैल को जिस दिन प्री का रिजल्ट आया, उस दिन मैं हम मेंस की क्लास अटेंड कर रहे थे उड़ान में, मैंने सोचा कि पूरी प्रोडक्टिविटी मैं अपने आप को दूंगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, थोड़ा सा भी नहीं। तो मैंने फिर उसके लिए फिर पहले से मेरे पास मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर थे, वो मैंने पहले से सेलेक्ट करके उसकी तैयारी कर चुकी थी। सिलेबस का जो पार्ट था, जो ज्यादा मार्क्स वाले पार्ट थे, जैसे 200 नंबर का मैथ्स, 200 नंबर साइंस, इनको मैंने डेली पढ़ना स्टार्ट किया, डेली। और लैंग्वेज जो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, जैसे लैंग्वेज का पार्ट, जीएस के कुछ सेक्शन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट रहे हमेशा से, बिकॉज तैयारी के दौरान मैं पढ़ता भी था और जब आफ्टर सिलेक्शन मैंने इस संस्थान में पढ़ाया भी है तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट को लिया। तो ये मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था, इस दौरान मैंने उन पे भी फोकस किया, उसको ढीला नहीं जाने दिया कि स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो रहने दो, बोला नहीं स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो इसको कम टाइम दिया जाए। और जो बड़े नंबर के हैं, जिसमें ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, जो ज्यादा नंबर गेन करा सकते हैं, उस पार्ट को मैंने बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया। तो इस वे से सारा पूरा सिलेबस, मतलब पूरे 7 पेपर को कवर करने की कोशिश नहीं की मैंने, जो ज्यादा नंबर के हैं और जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इस पे मैंने फोकस किया। क्योंकि उतने कम समय में, अप्रैल के बाद मई का महीना और जून का महीना, मतलब आप समझिए आपके पास 60 दिन बस बचते हैं। 60 दिन में मैंने लगभग पूरे 5 पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। और 6वें और 7वें पेपर, मतलब जो सोशियोलॉजी फिलॉसफी उस समय 7वां पेपर होता था, और छत्तीसगढ़ का कल्चर, इस पार्ट पे मैंने छत्तीसगढ़ के कल्चर पे बस वर्क किया था। और छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ PSC का सबसे बेस है, इसकी बिना प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, तो हमेशा मैंने उसको अपने मेन फोकस में रखा था। तो वैसा करते हुए मैंने पहले साल का पेपर क्रैक किया। अब चूंकि पहले साल जब मैंने मेंस लिखा, उसी दौरान मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, आई गॉट अ पोस्ट, मतलब हो सकता है मेरे साथ। ये तो ही पुराने सिलेबस की बात, नए सिलेबस की रणनीति। अब नए सिलेबस 2018 के बाद जब नया सिलेबस आया, इसकी एक सबसे खासियत है कि जब भी कोई एग्जाम का सिलेबस चेंज होता है, तो चाहे वो पुराना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र हो या नया छात्र हो, ये लगभग एक सिमिलर दायरे में खड़े हो जाते हैं, बिकॉज सिलेबस सबके लिए चेंज हुआ है। पुराने प्रतियोगी छात्रों को एक फायदा ये होता है कि उसने आधा सिलेबस पहले से कवर किया हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम पूरी तरह से तो सिलेबस बदलता नहीं है, कुछ काट छाट करता है। काट छाट करने के दौरान हो सकता है जिसमें ज्यादा नंबर का वेटेज हो उसको कम कर दे, खत्म तो करेगा नहीं। तो पुराने प्रतियोगी छात्र को बस यही एक फायदा होता है कि उसने सिलेबस को थोड़ा कवर किया है, तो उसको आगे तैयारी करने में हेल्प मिलती है। और नए छात्र को उसी को पूरा पढ़ना होता है, तो उसके पास संघर्ष थोड़ा ज्यादा है, इसके पास अनुभव ज्यादा है, संघर्ष कम है थोड़ा, ये कह सकते हैं। तो
मेरा जो मैंने पुरानी प्रिपरेशन के दौर पे जो तैयार किया था वो तो था ही, और नए में जो ऐड हुआ, जैसे फिलोसफी बढ़ गया, लैंग्वेज का पार्ट में हिंदी वाला सेक्शन बढ़ गया, ऐसे के पार्ट में वेरिएशन आया। तो इन सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ में आई कि जो जीएस वाला पार्ट है मेरा, मैंने तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब उसी दौरान बीच में मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल, छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना है, युवा उत्कर्ष योजना, उस पर मैं रैंक 1 लिया था मैंने उसमें, तो उसमें सेलेक्ट होकर मैं दिल्ली में पढ़ रहा था। फिर उसके बाद मुझे वहाँ दिल्ली में भी सेंट्रल स्कॉलरशिप मिली थी, वहाँ पढ़ता। तो उस दौरान मेरे जो इंडियन जीएस वाले पार्ट थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, और फिलोसफी चूंकि मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो ये मुझे इस बार बहुत फायदा दिया तैयारी में। पिछली तैयारी भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, पिछले 2-3 साल से छत्तीसगढ़ प्रिपेयर था, तो उसको मैं हल्का हल्का देखता था ताकि भूलूँ ना, या एग्जाम में आंसर लिखते वक्त मुझे कुछ अटकाव महसूस ना हो। तो इस दौरान ये दोनों चीज़ों की रणनीति ने मुझे इस साल अच्छा नंबर दिया। एक जो बात कही जाती है, अलग अलग तरह से लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर सीजीपीएससी जैसे या यूपीएससी किसी भी तरह के एग्ज़ाम जो अलग अलग लेयर्स में होते हैं, तो कोई कहता है कि पहले प्री का प्रिपरेशन करिए, प्री क्लियर होने के बाद मेंस करिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक कंबाइंड स्टडी होती है कि कोई प्री मेंस या इंटरव्यू जैसा नहीं होता, एक साथ ही तैयारी होती है। आप बेहतर किसको मानते हैं? मेरा हर उन युवा छात्रों से कहना ये है, मेरे भाइयों से, बहनों से, कि कोई भी एग्जाम, मैं यहाँ पीएससी पे फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। हर एक एग्जाम की तैयारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। मतलब आप अगर एग्जाम, आपको अगर पोस्ट लेना, बिकॉज क्योंकि अल्टीमेट एम है पोस्ट लेना, क्योंकि आदमी एग्जाम तो ऐसा करने तो आएगा कि नहीं यार मैं देख लेता हूँ एग्जाम कैसा होता है, उसके बाद अगले साल पढ़ूंगा, उसके बाद अगले साल पोस्ट लूंगा, ऐसा तो करता नहीं कोई। जो भी आता है वो इसलिए आता है कि वो एक अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करके आ सके। तो मेरा यह मानना है कि तैयारी तो इंटीग्रेटेड ही करनी चाहिए। इससे फायदे आपको ये हैं, नुकसान तो बहुत कम है। नुकसान सिर्फ एक चीज का है कि समय थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन ये है कि वो जो लंबा समय रहेगा वो आपकी जीत में एकदम परफेक्ट सहयोग देगा। एक रणनीति पे ही बात करें जी, इंटरव्यू एक बड़ा पार्ट है जी। एक बहुत अहम पार्ट होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप प्री और मेंस तो बहुत अच्छे से वो कर पाते हैं, लेकिन इंटरव्यू फेस करने में आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, या इंटरव्यू के ही मौके पे अधिकतर लोग चूक कर जाते हैं जी। तो आपकी तैयारी कैसी रही इंटरव्यू की? क्या आपने कुछ मॉक इंटरव्यू दिए, या आपने ओवरऑल अपने आप को कैसे तैयार किया? जैसा कि इंटरव्यू आमतौर पर कहा जाता है कि अंतः ज्ञान का परीक्षण है। अब देखिए, अंतः ज्ञान से मेरा मानना ये है, स्पेशली बिकॉज मैंने 3-4 जो इंटरव्यू फेस किए, पीएससी के भी, यूपीएससी के भी जो मैंने इंटरव्यू फेस किए हैं, मेरा मानना है कि अंतः ज्ञान का तात्पर्य ये है कि आपका जो शैक्षणिक ज्ञान रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये तो आपका बेस रहा है ना। इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार आपको आपके बेस ज्ञान ने तैयार किया है, पहला। दूसरा एक चीज है, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा की, और आपने अगर प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर कर लिया और आप इंटरव्यू पहुंच गए, मतलब ये तो निसंदेह है कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं हर सब्जेक्ट को। तीसरा चीज इसमें एक चीज देखने लायक है कि कई बार जो हम इंटरव्यू देने के दौरान हम अपने साथियों से ही, जो हमारे साथी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनसे बात करके कई बार हम नर्वस हो जाते हैं। अरे भाई आपका इंटरव्यू कैसा गया? एक दिन पहले अगर आपका इंटरव्यू था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप देखेंगे अरे मेरे से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये बेतुकी बातें हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इंटरव्यू फेस करने के लिए सबसे अहम चीज़ है, एक तो अपने आप पे भरोसा, और अपने आप पे भरोसा तभी आएगा जब आपने सही तैयारी की होगी, सही तरीके से। और आप यकीन मानिए, अगर आपने प्री और मेंस क्लियर किया, मतलब आपकी तैयारी बहुत सही है, तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मॉक इंटरव्यू जैसी चीज़ें कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं? जी, बहुत बहुत हेल्पफुल होती है मॉक इंटरव्यू। इसका मॉक इंटरव्यू का एक मैं प्रत्यक्ष उदाहरण कहना चाहूँगा। वो इतने मॉक इंटरव्यू दिया उन्होंने, जब पीएससी में जब उन्होंने साक्षात रूप से अपना ओरिजिनल इंटरव्यू दिया, तो बहुत बेहतर मार्क्स लाया था उन्होंने मॉक इंटरव्यू के दम पे। डिफरेंट उन्होंने मॉक इंटरव्यू ट्राई किया खुद से, वो कई बार आईने के सामने प्रैक्टिस करते थे। तो मॉक इंटरव्यू बहुत, कहते हैं ना किसी भी खेल के लिए, जैसे क्रिकेट खेल है, हम नेट में अभ्यास करते हैं, सेम वैसे मॉक इंटरव्यू एक प्रकार का अभ्यास है। आप जितना ज्यादा मॉक इंटरव्यू करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। और दूसरा एक और चीज, मॉक इंटरव्यू देने से फायदा ये होता है कि आपको ना करंट सिनेरियो जो आपसे छूट गया है, बिकॉज पैनल में जो बोर्ड बैठे हैं डिफरेंट सेक्टर के रहते हैं, तो वो उन करंट सिनेरियो को भी फोकस करके ला सकते हैं। तो आपसे जो छूट गया वो आपके पास आ जाएगा। इसी कड़ी में हम एक बात करेंगे कि पीएससी की तैयारी में कोचिंग करना, या इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें तो गाइडेंस को आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि कोचिंग जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं या अहमियत रखती हैं? जी, मार्गदर्शन कोई भी दे सकता है, कोई भी, मतलब ये इसका मतलब शिक्षित जो इस मामले को जानता है, इस
इस बारीकी को समझता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की मार्गदर्शन। तो इस मार्गदर्शन की भूमिका में कोचिंग भी हो सकती है, इस मार्गदर्शन की भूमिका में आपका बड़ा भाई भी हो सकता है जो तैयारी कर रहा हो, इस मार्गदर्शन की भूमिका में आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो कोई भी, चाहे वो कोचिंग संस्था हो, चाहे वो दोस्त यार हो, चाहे वो गुरुजन हो, हर वो व्यक्ति आपको मार्गदर्शित कर सकता है इस एग्जाम के लिए। और कोचिंग संस्था एक ऐसी चीज है, ये इसी चीज के लिए बनी है। जैसे अगर आपको युद्ध में अभ्यास करना है तो डेफिनेटली आप ग्राउंड वॉर में प्रैक्टिस करेंगे, और ग्राउंड वॉर का माहौल वैसा होगा तब तो आप प्रैक्टिस करेंगे। मैदानों में दौड़ के तो आप युद्ध जीत नहीं सकते। तो मेरा मानना है कोई भी मार्गदर्शक की भूमिका, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे आपके बड़े भाई हो, आपके गुरुजन हो, आपके दोस्त हो, कोचिंग संस्थान से लेकर उन सभी मार्गदर्शकों की भूमिका बहुत आवश्यक है जीवन में। बिकॉज वो आपकी, ऐसा नहीं आप सफल नहीं होंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको सिलेबस समझ में आएगा। मैंने कहा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की बात की, आप सफल बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल में सफल हो रहे हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैंने 3-4 अटेम्प्ट के बाद ये पाया, हो सकता है एक अच्छा मार्गदर्शक आपके जीवन में हो, आप पहले बार में हो जाएंगे। तो आपके जो सफल होने की समय सीमा है उसको कम करता है अच्छा मार्गदर्शक। तेजपाल ध्रुव जो पहले एक स्टूडेंट थे जी, बाद में टीचर भी हुए जी, या अलग अलग पदों पर रहे, आज डिप्टी कलेक्टर, जी, अलग अलग भूमिकाएं आपकी रही हैं जी। कितना बदलाव खुद में देखते हैं? मेरे इस पूरे करियर के दौरान, अभी तक उस हर एक जॉब के दौरान, मैंने हर एक जॉब में अपने सीनियर से जॉब के दौरान, चाहे वो मेरे सीनियर शिक्षक साथी रहे हों या जब मैं नायब अफसर के पोस्ट में आता, जब मैं इसे मेरे साथी दोस्त, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है उस दौरान। कि कईयों से मैंने उनकी ही संघर्ष की कहानियों से प्रेरणा ली, कईयों से मैंने उनके ही कुछ ऐसे ट्रिक्स जो वो लोग शायद फॉलो नहीं कर पाए, मैंने वो फॉलो किया अपनी लाइफ में। तो मैंने उन सबसे बहुत अच्छे से सीखा है। तो इतनी सारी विविधताओं के कारण ही शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए? एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, सपोर्ट, सहयोग। सहयोग किसी का भी, चाहे आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके भाइयों का। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कठिनता में ना, जब आप टूटते हैं भावनात्मक रूप से, तो सहयोग जब मिलता है ना, तभी आप प्रबल रूप से दोबारा खड़े होते हैं बहुत मजबूती से। अगर आपको सहयोग नहीं मिलेगा तो अच्छे अच्छे ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी जो हमारे साथ भी थे, किसी न किसी प्रकार से सहयोग के अभाव में उन लोगों ने वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया। पर प्रतिभा उनमें बहुत थी, कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई थी। तो मेरा मानना है कि इन 3 चीजों के साथ सहयोग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी सिलेक्शन में मेरे भाइयों ने, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ छोड़ के पढ़ाई की है, और आर्थिक रूप से कुछ सहयोग तो लगता ही है, बुक्स खरीदने रहते हैं कभी कुछ। तो मेरे दोनों भाइयों, मेरे छोटे भाई थे दोनों, मैं बड़ा हूँ, उन दोनों भाइयों ने मुझे बहुत सहयोग किया, आर्थिक रूप पे भी, मानसिक रूप पे भी। तो सहयोग के बिना ये जो युद्ध है ये बहुत ही कठिन हो जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। मैं जो पूछना चाह रहा था कि सफलता में तो हर कोई खुश होता है, लेकिन असफलता का जो भय है जी, क्या आपको भी कभी असफलता का भय सताया? आप भी कभी निराश हुए, या ऐसा कोई क्षण आया जब लगा यार कि जीवन में मैं हार रहा हूँ? जी, बहुत बहुत प्रतियोगी परीक्षा के दौरान ऐसे क्षण तो बहुत आते हैं और हर एक प्रतिभागी फेस करता है, और मेरे युवा साथी जो भी तैयारी करेंगे वो भी फेस करेंगे। असफलता के भय से निपटने के लिए 1-2 तरीके जो मैंने अपनाए थे वो ये था कि अगर, जैसे मैंने बताया आपको कि 2015 का पीएससी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, नायब तहसीलदार की पोस्ट लगी। फिर उसके बाद 17वीं पीएससी, जिसमें मैं बहुत आत्मविश्वास से भरपूर था, लबरेज था कि हाँ भाई इस बार मैं ले लूंगा, मैंने पोस्ट ले लेना है इस बार, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और मैं टूटा थोड़ी देर के लिए। बट मैंने सोचा, मैंने देखा आगे का लक्ष्य, आगे तो है मेरे पास फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम, मैंने उसको क्लियर करता हूँ, तो फिर वो क्रैक हो गया। तो असफलता के भय से बचने के लिए, असफलता आपको देगी, दुख देगा वो, और ऑब्वियसली दुख होना चाहिए। अगर आप में दुख नहीं है तो आप संवेदी प्रशासक या संवेदी अधिकारी नहीं बन सकते। और प्रशासन में संवेदी अधिकारियों की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज प्रशासन का एक दूसरा नाम ही है संवेदना के साथ काम करना। तो असफलता के भय को जीतने के लिए जो मैंने तरीके अपनाए थे, पहला मैं हमेशा आगे की देखता था, आगे के लक्ष्य क्या है, चलिए ठीक है ये छूट गया, दुख है कोई बात नहीं, आगे के लक्ष्य क्या है उस पर फोकस किया जाए। तो आगे बढ़ने की चाहत और आगे की लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत ने शायद असफलता के भय को दबा दिया। तेजपाल जी, हम इस पूरे बातचीत को कंक्लूड करना चाहेंगे। कंक्लूड करने से पहले हम पॉइंट्स में हम जानना चाहेंगे कि आपके सक्सेस मंत्र क्या रहे हैं? जी, मैं 2-3 चीजों पर बहुत फोकस किया अपनी तैयारी के दौरान। सबसे पहला त्याग, जितना बड़ा त्याग आप करेंगे अपने लिए, बिकॉज क्योंकि एग्जाम आप अपने लिए दे रहे हैं, आप एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, हाँ ठीक है आपके दोस्त बधाई देंगे, आपके घर वाले खुश होंगे, बस अल्टीमेट तो ये एग्जाम आपने किया ना, आपने इस पीएससी को चुना, और जब आपने चुना और उसके लायक आप जब तैयार हुए तब पीएससी ने आपको चुना। तो सबसे पहला जरूरी चीज है त्याग। दूसरा है इसमें निरंतरता, क्योंकि मैंने
भी अप्स एंड डाउन्स देखे, मेरा भी जो ग्रोथ जो ग्राफ था अप डाउन रहा है, लाइक दैट ECG जैसा। तो मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में, बट कहीं कहीं पर मैं भी मायूस होता था पढ़ते पढ़ते, पर मैंने निरंतरता नहीं छोड़ी। तो त्याग, निरंतरता और अपने साथ ईमानदार रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ हर एक प्रतिभागी करता है और उसको करना चाहिए, यही सफलता का पैमाना है, मापदंड है। तो आज हमारे साथ तेजपाल ध्रुव जी थे, जो फिलहाल डिप्टी कलेक्टर हैं, और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इनका और आगे जो लक्ष्य है UPSC तक पहुंचने का, UPSC में क्लियर करके IAS बनने का, उस लक्ष्य तक बहुत जल्दी आप पहुँचें। और हमारे साथ हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि हम एक IAS तेजपाल ध्रुव जी के साथ बैठेंगे। उड़ान के इस मंच पर इंटरव्यू की जो श्रृंखला की हमने शुरुआत की है, और इस शुरुआत के साथ आपके साथ जो बातचीत हुई है, बहुत खूबसूरत और शानदार अनुभव रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तेजपाल जी, बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी बहुत बहुत थैंक यू।